नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। और हमने उत्तर प्रदेश के कई टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज जो है एक चर्चा का जो है कमेंट पर आया था कि भारत की सर जनगणना पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जनगणना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो टॉपिक थे जनगणना के हम कवर कर चुके हैं। और आज जो हमें जो है कवर करना है वो भारत की जनगणना हमें कवर करना है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं हम पढ़ना। ठीक है, ध्यान समझिए। हमें आज जो कवर करना है बच्चा, वो भारत की जनगणना है। ठीक है, भारत की जनगणना, भारत की जनगणना। तो ध्यान समझिए। आप जानते हैं 2000 हम 11 के डाटा पढ़ते हैं भारत की जनगणना में। तो थोड़ा सा हम इसका इतिहास जान लेते हैं, कहाँ से क्या प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो आइए जरा समझिए। तो बच्चा ध्यान रखिए कि विश्व में सर्वप्रथम जनगणना विश्व में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन देश में हुई थी। स्वीडन देश में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुई 1749। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया भर में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? तो स्वीडन देश में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वीडन देश में हुई थी। ठीक है, यदि हम बात करें कि दशकीय जनगणना प्रारंभ कहाँ हुई सर्वप्रथम? ठीक है, प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो आप बच्चा सीधा आंसर देंगे कि यह अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। और ये कब हुई थी? तो 1790 में। ठीक है, बच्चा ध्यान रखना है कि विश्व भर में सर्वप्रथम जो है जनगणना स्वीडन देश में हुई थी। जो 10 वर्षों में जनगणना होती है वो कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे ध्यान समझिए, आगे समझिए और ध्यान रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर जी ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब जरा हम भारत की बात करेंगे। अब जरा हम भारत की बात करेंगे, क्योंकि वो तो बात हो गई विश्व की बच्चा। वो कहाँ की बात हो गई? विश्व की। ठीक है, अब जरा बताइएगा, अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1830 में हुई। कब हुई? 1830 में हुई। और ये कहाँ हुई? तो ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश के एक शहर जिसका नाम है ढाका, ढाका शहर की जनगणना हुई थी, जिसे हेनरी वॉल्टर ने करवाया। किसने करवाया था? हेनरी वॉल्टर ने। किसने करवाया था बच्चा? हेनरी वॉल्टर ने। भारत में अगर कोई पूछे जनगणना जो है आपका सर्वप्रथम कहाँ की हुई थी, तो एक शहर की हुई थी जिसका नाम था ढाका। ठीक है, आजकल बांग्लादेश में है। और ध्यान रखिएगा हेनरी वॉल्टर ने करवाया था। किसने करवाया था? हेनरी वॉल्टर ने करवाया था बच्चा। ठीक है, आगे ध्यान रखना है बेटा आपको। क्या ध्यान रखना है दोस्त? कि भारत में, यानी संपूर्ण भारत की जनगणना कब हुई थी? जनगणना जो है प्रारंभ कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर ये 1872 में हुई। कब हुई? और तो आप कहेंगे यह 1872 में हुई और इसे लॉर्ड मेयो ने करवाया था। लॉर्ड मेयो 1872 में हुई थी और इसे किसी ने करवाया था? तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था बच्चा। किसने करवाया था? लॉर्ड मेयो ने करवाया था। ठीक है, अगला इसमें आपको टॉपिक याद रखना है। अगला इसमें बच्चा ध्यान रखिएगा टॉपिक, और इसमें अगला टॉपिक ध्यान रखें आप। ठीक है, अगला टॉपिक ध्यान रखें। यदि पूछा जाए भारत में, यदि हम कहें कि भारत में
भारत में नियमित जनगणना, नियमित का मतलब है 10 की जनगणना, यानी 10 वर्षों में जो जनगणना, 10 वर्षों में जो जनगणना प्रारंभ हुई वो कब प्रारंभ हुई थी? तो आप कहेंगे, आपको सही आंसर जो है टिक मारना है, वो 1881 में इसे लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। लॉर्ड रिपन ने निर्धारित किया था कि 10 वर्ष में जो है जनगणना करवाई जाएगी, 10 वर्ष में जनगणना करवाई जाएगी। बात क्लियर हो रही है बच्चा दोस्त, आपको कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम जनगणना 1830 में ढाका शहर की हुई थी हेनरी वॉल्टर के द्वारा। पूरी जनगणना भारत की पहली बार 1872 में। 10 वर्ष में जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने 10 वर्ष के लिए शुरू किया था, इन्होंने ही निर्धारित किया था। ठीक है, और ध्यान रखिए, जब ये पहली 10 वर्ष में जनगणना करवाई गई तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जनगणना आयुक्त चुना गया। भारत के पहला सेंसस कमिश्नर, भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन था? तो आपको आंसर देना है WC प्लॉडेन। WC प्लॉडेन भारत के पहले जनगणना आयुक्त हैं। यानी जब पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी दोस्त, तो जो है भारत की जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था? तो WC प्लॉडेन को बनाया गया। किसको बनाया गया? WC प्लॉडेन को बनाया गया। यदि आपसे पूछे आजादी के बाद, आजादी के बाद जनगणना आयुक्त कौन बनाया गया था? आजादी के बाद जनगणना आयुक्त कौन बनाया गया था? तो आप नाम लेंगे आर्य गोपाला स्वामी का। आर्य गोपाला स्वामी स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त हैं। 1951 की जो जनगणना करवाई गई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन चुना गया था? तो आर्य गोपाला स्वामी चुने गए थे। इतनी बात आपको क्लियर हुई दोस्त? इतना कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, आपको इतने बात क्लियर हुई ना? इतना ये आप विश्व में क्या हुआ था पहले, और बेटा आगे जो है भारत में इतिहास क्या रहा है जनगणना, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है जनगणना के लिए। ठीक है, तो संविधान, संविधान के स्तर पर कुछ है, संविधान के स्तर पर इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं? प्रावधान जनगणना के लिए क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो ध्यान समझिए। संविधान में जनगणना का जो आपका प्रावधान है उसको आपको देखना है, तो ध्यान समझिए बच्चा। तो सबसे पहली बात, संविधान में जो जनगणना का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, भारत में जनगणना 1948 के अधिनियम पर कराई जाती है। भारत में जनगणना किस अधिनियम के तहत करवाई जाती है? तो आप आंसर देंगे सर जी 1948 के अधिनियम के द्वारा। 1948 के अधिनियम द्वारा भारत में जनगणना कराई जाती है। ठीक है, और ध्यान रखें आप, भारत में जनगणना विभाग की स्थापना कब की गई? जनगणना विभाग की स्थापना कब की गई? तो जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में की गई। कब की गई? 1961 में की गई। जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में, और 1948 अधिनियम के तहत जनगणना करवाई जाती है। ठीक है, अगला जो है बच्चा ध्यान रखना है, भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो आप बच्चा सही आंसर लगाएंगे गृह मंत्रालय। भारत में जनगणना किस मंत्रालय द्वारा पूरा जो है ड्राफ्ट रेडी करवाया जाता है? तो गृह मंत्रालय द्वारा ये रेडी करवाया जाता है। ठीक है, अगला बच्चा ध्यान रखना है, भारत में जनसंख्या नीति कब लाई गई थी? तो जनसंख्या नीति कब लाई गई थी? सन 2000 में। सन 2000 में जनसंख्या नीति लाई गई थी। ठीक है, आगे ध्यान रखिए, जनगणना के उच्च अधिकारी कौन होते हैं? जनगणना में उच्च अधिकारी कौन कौन होता है? यानी जनगणना जब होती है तो भारत के कौन से सबसे उच्च अधिकारी इसमें शामिल होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें शामिल होते हैं
महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त और जनगणना आयुक्त और जनगणना तो ध्यान से समझिए, जनगणना के उच्च अधिकारी कौन होते हैं दोस्त? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ये सबसे उच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान समझिए। भारत में जनगणना कुल कितनी बार हो चुकी है? तो आप याद रखेंगे 15 बार हो चुकी है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगर आज़ादी के बाद पूछे यानी 1947 के बाद अगर जनगणना पूछे तो आप कहेंगे कि यह जो है 7 बार हो चुकी है। आज़ादी के बाद 7 बार आप गिनेंगे और कुल जनगणनाएं कितनी हुई हैं तो आपको बताना है 15 बार सर हुई है। कितनी बार हुई है? 15 बार हुई है। ठीक है, जनगणना जनगणना ध्यान रखिएगा, ये संघ सूची का विषय है। इस पे सिर्फ जो है आपका केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। जनगणना कैसा विषय है? तो संघ सूची का विषय है बच्चा। ठीक है, संघ सूची का विषय। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और एक चीज जो है बच्चा नोट डाउन करके याद रखना, मैंने शायद यहाँ थोड़ा सा जो है भूल कर दी। तो यहाँ 1937 में आपको याद रखना है, ये जनगणना जाति आधारित, आपसे पूछेगा जाति आधारित जनगणना कब करवाई गई थी? तो जाति आधारित जनगणना ध्यान रखिएगा 1937 करवाई गई थी सर्वप्रथम। ठीक है, आगे ध्यान समझिए। तो भारत में संविधान प्रावधान 19 जनगणना कौन से अधिनियम के तहत होती है? 1948 के अधिनियम। भारत में जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय करवाता है। भारत में जनसंख्या नीति 2000 में आई थी। जनगणना के उच्चाधिकारी महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होते हैं। ठीक है, भारत में जनगणना कुल कितने बार? 15 बार। आजादी से गिनेंगे तो 7 बार। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना कैसा विषय बच्चा? संघ सूची का विषय है। आगे ध्यान रखिएगा, आगे ध्यान रखिए, केंद्र सरकार अनुच्छेद 246 का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके तहत केंद्र सरकार जनगणना करवाती है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो आप सर जी कहेंगे 246 के तहत केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो भारत की जनगणना करवाए। तो ये तो हो गए बच्चा संवैधानिक प्रावधान। ये क्या हो गए? संवैधानिक प्रावधान। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? संविधान के स्तर पर हमने जान लिया क्या क्या है। ठीक है, अब आइए बच्चा आगे चलिए। ठीक है, अब जो है यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए आप, और जानते हैं जो है आपका भारत में जो है जो जनगणना करवाई गई थी, तो इसका एक एक टॉपिक आप देखते जाइए, एक एक टॉपिक आप देखते जाइए। ठीक है, जैसे कि बच्चा पहला है जनसंख्या, सॉरी कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, फिर जो है हम इस टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे? ये पूछता आजादी के बाद। ठीक है, 1951 के जनगणना आयुक्त किसे चुना गया था? तो आप कहेंगे R.A. गोपाला स्वामी को, R.A. गोपाला स्वामी जी को चुना गया था। ठीक है दोस्त, अगर आपसे कहे कि बताइए 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 की जनगणना ही हमें पढ़ना है, और इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आप बताएंगे सर C. चंद्रमौली, सर
सी चंद्रमौली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना आयोग। इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि 2011 की जनगणना का शुभांकर क्या रखा गया था, तो एक प्रगणक शिक्षिका थी। प्रगणक शिक्षिका का मतलब जो अकाउंटिंग करेगी। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका का मतलब है जनगणना की जो है एक लोगो बना होता था, जो क्या करती थी, ये शुभांकर रखा गया था कि अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, तो प्रगणक शिक्षिका। और ध्यान रखिएगा, इस जनगणना में कुल प्रश्न कितने पूछे गए थे, कुल प्रश्न कितने पूछे गए थे, तो आप कहेंगे 29 प्रश्न पूछे गए थे जनगणना के लिए। ठीक है, 29 प्रश्न 2011 की जनगणना। और ध्यान रखिएगा, इसका थीम क्या रखा गया था, थीम, थीम आदर्श क्या रखा गया था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये थीम रखा गया था। ठीक है, और यदि आप अब इसके बाद जो है ध्यान रखिएगा, 2021 में जो जनगणना हमारी 16वीं जनगणना होने वाली है, 16वीं जनगणना, जिसके डेटा हमारे पास नहीं है, इसके डेटा हमारे पास नहीं, इसमें आपको पॉइंट रखना है। इसके पहले जो आपका जनगणना आयोग चुने गए थे, पहले जनगणना आयोग किसे चुना गया था, तो ध्यान रखिएगा, पहले जनगणना आयोग डॉक्टर विवेक जोशी को चुना गया, डॉक्टर विवेक जोशी को चुना गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, तो 2022 में चेंज कर दिया गया और मृत्युंजय नारायण, मृत्युंजय नारायण वर्तमान जो है आपका जनगणना आयुक्त है भारत के। ठीक है, और इसकी क्या थीम रखी गई थी, इसकी क्या थीम रखी गई है, तो जन भागीदारी से जन कल्याण, 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 ये थीम है। और कुल प्रश्न इसके क्या पूछे गए हैं, कितने प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, तो आप कहेंगे सर 31 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप कहेंगे बच्चा इसमें 31 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने पूछे गए हैं, 31 प्रश्न पूछे गए हैं। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत? तो 2021 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप कहेंगे कुल 31 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा, ये 2011 की जनगणना से तथ्य और 2021 की जनगणना से तथ्य बच्चा याद रखना है। अब आएंगे हम टॉपिक पर, अब हम आएंगे टॉपिक पर। ठीक है, और टॉपिक में पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है जनसंख्या, पहला है जनसंख्या बच्चा, पहला क्या है, जनसंख्या। और जनसंख्या में याद रखिए, जब 2000 की जनगणना हुई थी, तो भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, 121 करोड़, विश्व का जो विश्व का 17.5% थी, 17.5% थी बच्चा। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़ थी, जो पूरे जो है विश्व का कितने परसेंट थी, तो ध्यान रखना है आपको, विश्व का कुल कितने प्रतिशत थी, तो ध्यान रखिए 17.5%। ठीक है, 121 करोड़ जनसंख्या में, 121 करोड़ जनसंख्या में जो मेल जो यहाँ परसेंटेज था वो 51.47%, और फीमेल का जो परसेंट था 121 करोड़ में वो कितना था, तो 48.53%, 48.53%, 48.53%। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे ध्यान समझिए, बात क्लियर हो रही है, 121 करोड़। अब यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चा, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि वार्षिक वृद्धि दर भारत की कितनी थी, यानी साल भर में कितना वृद्धि दर, 2011 की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी, तो आप कहेंगे 1.54%। कितना दोस्त, 1.544%। यदि 10 की वृद्धि दर पूछी जाए कि 10 की वृद्धि दर क्या थी,
10 की वृद्धि दर, तो आप बताएंगे 17.70%। ये 10 की वृद्धि दर है। कैसी दर है? 10 की वृद्धि दर है बच्चा, ठीक है, 10 की वृद्धि दर। क्लियर हो रही बात? हाँ, अब इसमें कुछ आपको पॉइंट आउट करना है, ठीक है, इतना आप जो है जनसंख्या के टॉपिक पर, जैसे कि क्या पॉइंट आउट करना है सर हमको, तो ध्यान रखिएगा, जो 1921 का वर्ष था जनगणना का, तो इसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि देखने को हमें मिलती है 1921 की जनगणना में, ठीक है। ये कितनी थी? तो -0.31%। इतनी जो है आपका, यानी भारत की जो है आपका जनगणना जब करवाई गई तो लोग जो है आपका मेहनत कम किया। कौन से वर्ष? 1921 में के वर्ष में जनसंख्या माइनस में गई, क्योंकि भारत के बहुत मेहनती लोग हैं। भारत जो है प्रथम जो है आपका स्थान पर है जनसंख्या में, है ना। तो सबसे कम थी, कब थी? तो 1921 के वर्ष में -0.31%, ठीक है। अगर आपसे सर्वाधिक पूछे कि सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष में हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष में हुई थी, तो आप बताएंगे +24% की वृद्धि 1971 की जनगणना में हुई थी। 1971 की जनगणना में हुई थी। बात क्लियर हो रही है? इतना बच्चा याद रखना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिए, अब इसमें आपसे पूछेगा राज्य के अनुसार कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ थी। अब यहाँ से आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? तो यह उत्तर प्रदेश की थी, यूपी की थी, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि न्यूनतम जनसंख्या बताइए, न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की थी। न्यूनतम जनसंख्या तो आप बताएंगे सिक्किम की थी। कहाँ की थी? सिक्किम की। कहाँ की थी? सिक्किम की थी। बात क्लियर हो रही है? आप सभी को भी बात क्लियर हो रही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? चलिए चलो बच्चा, बात क्लियर हो रही है इतना? कोई दिक्कत? अगर यही आपसे पूछ ले कि केंद्र शासित में बताइए, केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में आप किसे बताएंगे? तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या होगी, और पौंडीचेरी में न्यूनतम जनसंख्या होगी। दिल्ली में अधिक होगी और न्यूनतम कहाँ होगी? तो आप बताएंगे सर जी ये पौंडीचेरी में होगी। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा? जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ थी राज्य में पूछे तो यूपी, कम सिक्किम, केंद्र पूछे तो दिल्ली, पौंडीचेरी, ठीक है। आगे चलिए, अब आपको बताना है कि 10 की वृद्धि कहाँ हुई है। 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि का मतलब है 10 वर्षों में वृद्धि कहाँ हुई है, ठीक है, 10 वर्षों में। तो 10 वर्षों में ध्यान रखिएगा, अगर ये राज्य का पूछे, किसका पूछे बच्चा, अगर 10 की वृद्धि राज्य का पूछता है, 10 की वृद्धि यदि राज्य का पूछे, तो आप बताएंगे कि सर जी 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि मतलब बच्चा 10 साल में, ठीक है। 10 की वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हुई है, किस राज्य में हुई है, तो आप मेघालय टिक मारेंगे, ठीक है। 10 सालों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई थी? जनसंख्या में, ठीक है। 10 की वृद्धि किसमें बच्चा? जनसंख्या में, ठीक है। 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई, तो आप सर्वाधिक में कहाँ मारेंगे? मेघालय। और न्यूनतम कहाँ हुई है, तो आप नागालैंड। 10 सालों में सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है,
तो नागालैंड में हुई है। कहाँ हुई है? नागालैंड में। अब इसी प्रकार आपसे पूछेगा केंद्र में कि बताइए 10 सालों में केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ जो है ज्यादा वृद्धि हुई है और कहाँ कम हुई है, कहाँ ज्यादा वृद्धि हुई है और कहाँ हुई है। ठीक है, तो आपको आंसर देना है, आपको बच्चा आंसर देना है कि सर जी सर्वाधिक वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि हमें दादरा नगर हवेली में देखने को मिलता है 10 सालों में। कितने सालों में? 10 सालों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखने को मिली है? दादरा नगर हवेली। और न्यूनतम जो वृद्धि होगी, न्यूनतम वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश में वो कहाँ मिलेगी देखने को? वो लक्षद्वीप में मिलेगी 10 साल में। ये बेटा आपने जो है दोस्त, ये पुराना जो आपने पढ़ा अभी, ये सिर्फ जनसंख्या का है, और ये जो पढ़ रहे हैं ये 10 साल में कहाँ वृद्धि हुई है। तो राज्य में मेघालय, न्यूनतम नागालैंड, केंद्र में दादरा नगर हवेली और न्यूनतम लक्षद्वीप। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 10 की वृद्धि याद रखें आप। ठीक है, अब आगे ध्यान समझिए, अगला समझिए जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 किलोमीटर में कितना पर्सन रहता है, कितना पर्सन रहता है, कितना लोग रहता है 1 किलोमीटर में, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब आपको ध्यान रखना है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति किलोमीटर। ठीक है, एक किलोमीटर में औसतन भारत कितने लोग रहते हैं? 382 लोग। अब इसी टाइप से आपसे बच्चा प्रश्न पूछेगा कि बताइए, अगर आपसे राज्य दे देगा कि राज्य में बताइए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। अब राज्य में आपसे पूछेगा, कहेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो आप बताएंगे बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। 1107 लोग, 1107 लोग यहाँ पर जो है आपका प्रत्येक किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, 1106, सॉरी 1106, ठीक है 1106। अगर आपसे राज्य पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो आप उसको अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। क्या दोस्त बताएंगे आप? अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 17 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, जहाँ पर 17 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। बात क्लियर हो रही है? अब अगर पूछ ले आपसे कि केंद्र में बताइए, केंद्र शासित प्रदेश में बताइए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में बताइए। अगर केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछता है तब आप बताएंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तब आप क्या बताएंगे? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो आप बच्चा दिल्ली बताएंगे, जहां पर 11,320 लोग 1 किलोमीटर रहते हैं, यानी एकदम घुस जाता है जो है दिल्ली में 11,320 लोग। कितना? 11,320 लोग। अगर यही पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है, तो आप यहाँ टिक मारेंगे दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, जहाँ पर 46 लोग रहते हैं, जहाँ पर 46 लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर 46 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व बात क्लियर हुई? भारत कितना है? 382। राज्य में सर्वाधिक बिहार का 1106, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश 17, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली, न्यूनतम दादरा नगर हवेली। न्यूनतम कहाँ है बच्चा? दादरा नगर हवेली में है, दादरा नगर हवेली में। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ से तक नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चला जाए, ध्यान समझिए अगला टॉपिक। ठीक है अगला टॉपिक ध्यान समझिए बच्चा आप। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक ध्यान समझिए, अगला टॉपिक है लिंगानुपात। लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात बात क्लियर हो रही है? लिंगानुपात, ठीक है। तो लिंगानुपात ध्यान रखिएगा, 1000 पुरुषों पर कितनी फीमेल हैं,
इससे जो है लिंगानुपात निकाला जाता है 18+, ठीक है, 18+ के उम्र के लोगों को लेकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, समझ रहे बात? हाँ, तो आगे ध्यान समझे बच्चा, इसमें ध्यान समझिए। तो इसमें भारत का जो लिंगानुपात है, भारत का लिंगानुपात है वो 943 है। वो कितना है? 943 है 1000 पुरुषों पर। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। मतलब कि और जो है सब जो है कुंवारा ही रह जाता, घूमता रहता है, ठीक है, और बेचारे की सदियां नहीं होती यहाँ पर, समझ रहे हो? तो 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के लिए। अब वही टॉपिक फिर आ जाएगा बच्चा। क्या टॉपिक आ जाएगा सर जी? वही तो फिर आपसे पूछने लगेगा कि बताइए राज्य में जो है आपका सर्वाधिक कहाँ, न्यूनतम कहाँ, ठीक है। तो राज्य में ध्यान रखिए, तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। कहाँ का है? केरल राज्य का है 1084, 1084, 1084। और न्यूनतम कहाँ का है? न्यूनतम जहाँ का भी होगा वहाँ सब ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात बिना शादी ब्याह किए वो जो है मक्खी मारेगा बैठ के, ठीक है, वो है हरियाणा। ये दुखद है कि लिंगानुपात सेम नहीं है, ठीक है। हरियाणा में कितना है? तो 879 है। वहाँ हालत कितनी खराब है, यानी कि 879 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं, यानी 200 तो जो है कम है, ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत कम है। वहाँ पर 100 से ज्यादा लड़के जो है कुंवारा घूमता है, ठीक है। हरियाणा में तो बेरोजगारी भी बहुत बढ़िया से है। अब इसी टाइप बच्चा आपसे पूछ लेगा केंद्र में बताओ। राज्य में सर्वाधिक तो हो गया कहाँ? केरल। अगर केंद्र में पूछे तो तब आपको बताना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र में कहाँ है। सर्वाधिक लिंगानुपात आप बताएंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ होगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो है आपका कहाँ होगा बच्चा? तो ये लक्षद्वीप में होगा। ये कहाँ होगा? ये लक्षद्वीप में होगा। कहाँ होगा बच्चा? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में, जहाँ का लिंगानुपात 1034 है, ठीक है। और न्यूनतम आपसे पूछेगा कि न्यूनतम लिंगानुपात बताइए, न्यूनतम लिंगानुपात। तो न्यूनतम लिंगानुपात आपको बताना है कि ये दादरा नगर हवेली का है। कहाँ का है? दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली का, दादरा नगर हवेली का। कहाँ का है बच्चा? दादरा नगर हवेली का है, ठीक है। कितना है? 618। कितना है? 618। तो ये लिंगानुपात है। राज्य में कहाँ अधिक है और जो केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ अधिक है, ये सब बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत बच्चा नहीं होनी चाहिए। आगे चला जाए, चलिए। अब इसके बाद आपको याद रखना है साक्षरता। साक्षरता के लिए उम्र निर्धारित की गई है। 7 वर्ष में जो पढ़ और लिख सके वो साक्षर है, ठीक है। यानी बुढ़ाऊ हमारे यहाँ अगर पढ़ लेते हैं कुछ शब्द तो भारत सरकार उन्हें साक्षर मान लेगी, ठीक है। जो इसको पढ़ना लिखना आता है वो साक्षर मान लिया जाएगा। तो 7 वर्ष में जो पढ़ लेता है, 7 वर्ष का भी जो भी व्यक्ति पढ़ लिख लेता है उसको साक्षर मान लिया जाता है, उसको साक्षर मान लिया जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? और ध्यान रखिए भारत में जो फीमेल हैं उनमें 65.6% का जो है साक्षरता है, और मेल में 82.14% की साक्षरता है। 14% की साक्षरता देखने को मिलती है, ठीक है। अब याद रखेंगे, अब वही बात आ गई फिर से, ठीक है, वही बात आ गई कि राज्य को आपको बताना पड़ेगा। और ध्यान रखिए अगर आपको भारत की साक्षरता कितनी है पता है ना? भारत की साक्षरता रेट कितना है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 74.04%, 74.04% भारत की साक्षरता दर है, भारत की साक्षरता दर है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अब राज्य में अगर पूछे आपसे, राज्य में आपको बच्चा बताना है, ठीक है, सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है?
तो केरल है। कौन सा है? केरल है, जहाँ पर 93.91% लोग साक्षर है। ठीक है। और न्यूनतम अगर पूछे तो आइए ना हमारा बिहार में न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, तो ये बिहार में है। ठीक है। जिया हो बिहार के लाला, बहुत ही दुरुस्त है वहाँ की। अभी बढ़ गई हो 61.8% साक्षरता दर बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की। अगर बच्चा आपसे यही केंद्र शासित प्रदेश पूछे केंद्र में, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि हाँ सर जी बताएंगे हम, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ होगी? सर्वाधिक साक्षरता कहाँ होगी? जरा कमेंट तो करें लोग, सर्वाधिक साक्षरता केंद्र में कहाँ होगी? सर्वाधिक साक्षरता केंद्र में कहाँ होगी? तो सबसे पढ़ा लिखा लोग केंद्र में कहाँ रहता है? तो लक्षद्वीप में रहता है। कहाँ रहता है? 91% पढ़े लिखे लोग हैं। 91%, कितना परसेंट? 91% बच्चा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। ठीक है। और इसके बाद न्यूनतम जो है आपका न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना है बच्चा, वो कितना होगा? तो 76% से जो है आपका ज्यादा साक्षरता वाले आपको मिलेंगे दादरा नगर हवेली में। दादरा नगर हवेली। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भारत की साक्षरता 74.04% है। 7 वर्ष में पढ़ा 7 वर्ष का व्यक्ति, जो 7 वर्ष की उम्र निर्धारित जो पढ़ लिख ले रहा साक्षर है। फीमेल 65.46%, मेल 82.14%। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता केरल की है, न्यूनतम साक्षरता बिहार की, केंद्र में सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की, न्यूनतम साक्षरता दादरा नगर हवेली की। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर हो रही है? तो ये साक्षरता है। ये क्या है बच्चा? साक्षरता है। ठीक है। आगे ध्यान समझिए। अच्छा, यहाँ हमने पीछे लिंगानुपात पढ़ा था ना, तो यहाँ अगर बेटा आप जो है देख रहे हैं वीडियो, तो चुपचाप यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ दीजिए। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ने लायक है कि भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात, शिशु चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? तो ध्यान रखिएगा, ये 6 वर्ष पर निकाला जाता है। इसमें कितनी बच्चियां गिनी जाती हैं, 1000 बच्चों पर कितनी बच्चियां हैं। तो भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। लिंगानुपात में ये भी। आगे ध्यान समझिए। साक्षरता हो गया, जनसंख्या हो गई, साक्षरता जनसंख्या घनत्व हो गया। अब इसके आगे याद रखें आप, इसके आगे याद रखना है बच्चा, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या किधर रहती है। ठीक है। ग्रामीण व शहरी जनसंख्या किधर रहती है? ग्रामीण व शहरी जनसंख्या किधर रहती है, तब आपको बताना है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या में बच्चा आपको बताना है। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर बच्चा आपसे ये प्रतिशत में पूछे, किसमें पूछे बेटा? प्रतिशत में पूछे बालक, दोस्त, भाई, अगर प्रतिशत में पूछे तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश। क्या बताना है? हिमाचल प्रदेश बताना है, उत्तर प्रदेश नहीं बताएंगे आप। अगर आबादी में पूछे कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा किधर है, तब आप बताएंगे कि सर ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जब आपसे प्रतिशत पूछे हिमाचल प्रदेश बताइए। ठीक है। अब आगे ध्यान रखिए, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो आप बताएंगे सिक्किम, अगर आप आबादी के तौर पर पूछे। ठीक है। प्रतिशत के मामले में पूछे, प्रतिशत में बताइए, तो आप गोवा बताएंगे। आप क्या बताएंगे? गोवा। प्रतिशत में जो है ग्रामीण लोग कहाँ हैं? कम, गोवा में। और ऐसे आबादी में पूछे तो सिक्किम बताइए। क्या बताइए? सिक्किम बताइए। ठीक है। अब आगे ध्यान रखिए, तो ग्रामीण की बात हो गई। अगर इसी में जो है शहरी जोड़ दे, तो शहरी जनसंख्या किधर है सर्वाधिक? तो शहरी जनसंख्या
सर्वाधिक कहाँ है, तो बच्चा आप गोवा टिक मारेंगे। क्या मारेंगे? टिक गोवा। ठीक है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ है? न्यूनतम जहाँ ग्रामीण होगी। शहरी जनसंख्या कहाँ है? न्यूनतम शहरी जनसंख्या, तो आप हिमाचल प्रदेश मारेंगे। टिक क्या मारेंगे? हिमाचल प्रदेश टिक मारेंगे बबुआ। हिमाचल प्रदेश क्या टिक मारेंगे? हिमाचल प्रदेश टिक मारेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए ध्यान समझिए। चलिए, क्लियर? ग्रामीण और शहरी जनसंख्या भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एससी के बारे में। ठीक है, एससी का डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो ध्यान रखें आप। सर्वाधिक एससी कहाँ रहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश टिक मारेंगे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या, जनसंख्या एससी की सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश। अगर बच्चा ये प्रतिशत में आपसे पूछे कि परसेंटेज में एससी कहाँ रहते हैं, तो आप पंजाब टिक मार के आएंगे। प्रतिशत में कहाँ रहते हैं? पंजाब में। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? एससी कहाँ है? पंजाब में, प्रतिशत में। ठीक है, अब अगर आपसे कहे कि अनुसूचित जनजाति की बताइए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का, तो अनुसूचित जनजाति पूछे तो सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक जो है एसटी कहाँ रहता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ रहता है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर आपसे पूछे न्यूनतम, न्यूनतम अगर पूछे जहां हाई नहीं, एकदम जीरो है, ठीक है, तो शहर है नागालैंड, नागालैंड है। ठीक है, और ध्यान रखिए नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है यहाँ, और सॉरी ये एससी का इलाका, सॉरी ये जो है बच्चा न्यूनतम अगर पूछे तो आप जो है टिक मारेंगे। ठीक है, कहाँ गया? अगर न्यूनतम आपसे पूछता है तो बच्चा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर न्यूनतम अगर पूछता है तो आप टिक मारेंगे पंजाब। ठीक है, पंजाब में एसटी हाई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर हो रही है? ठीक है, बात क्लियर हो रही है मेरे ख्याल से। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, हाई नहीं है। पंजाब के इलाके में बिल्कुल एसटी नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ से? तो ये डेटा आप जरूर जो है याद रखें, ये डेटा आप जरूर याद रखें। इसी में से जो है क्वेश्चन भारत की जनगणना से बनेगा। ठीक है, आप सभी अगर यहाँ तक जुड़े हुए हो तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जय हिंद।